मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि वक़्त तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। आप उस लड़के को देख लो, रणवीर कपूर। उसने कहा था ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम नहीं आता। ये टाइम क्या इशारा किया आपने? मैं कह रहा हूँ ये घड़ी दिखाई है, टाइम है ही नहीं, क्योंकि टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। मुझे ये बताइए, आप बात-बात पे गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं? यू हैव नो आइडिया कि 25 करोड़ लोगों की गलतियों का बोझ है मेरे काँधों पे। आपके कंधों पे? जी जनाब। इसलिए मेरा थोड़ा-सा मूड ऑफ ऑफ होता है। मूड स्विंग्स का इश्यू मेरे साथ रहता है। आपको मिसाल देता हूँ, आपने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी। सर कौन से वाला पार्ट? ओ यार, वो आपने देखी होगी जिसमें ट्रेन रोकता है एक हाथ से, ये करके चले, हाँ, वो रोक ट्रेन के लेता है। आगे खड़ा होके पूरा हाँ, बोझ पूरा उसके जिस्म उसका खिंच जाता है। खिंच जाता है, इतना इतना पावर होता है उसमें, मतलब इतना वज़न होता है। फिर दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, सुपरमैन की आप मूवी देखी होगी। सुपरमैन की मूवी में जो नोज़ डाइव हो रहा होता है जहाज़, जी, जी, वो नोज़ जो जहाज़। बना होता है ना गंदा सा उसका शेप, वो अपना जहाज़ का, वो सुपरमैन रोकता है और जितना बोझ उस पे पड़ता है, जितना प्रेशर उसके पड़ता है, आपको अंदाज़ा नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रेशर अपने काँधों पे लेके, ये वो प्रेशर है आम बंदा ले नहीं सकता, जितना बोझ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपके ऊपर, आपके काँधों पे इतना बोझ हो आपकी पॉटी निकल जाए। सर प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूँगा कि आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। इख्तिताम ये आपने आपने जो बात की, इख्तिताम, इख्तिताम तब होगा जब आगाज़ होगा। आगाज़ आपका हुआ ही नहीं तो इख्तिताम अभी अभी कैसे इख्तिताम आ सकता है? आगाज़ रहना बाकी है। किसी चीज़ का गिला बाकी है, कोई चीज़ जो करनी थी नहीं हो सकी। एक बात है, यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानी मर्द को कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से मेरे मुल्क का 95% मर्द जाहिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे शो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक फ़िलॉसफ़र हैं और बहुत से लोग आपको एक रियलिटी बेंडर भी कहते हैं। आप जब बात करते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर जितना होते हैं, उतने ही लोग आपको सुन के कन्फ्यूज़ भी होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया ये इटसेल्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये कॉलोनियलिज़्म की एक एक साइकी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये कॉलोनियलिज़्म की एक साइकी है। हकीकत में अगर जाना जाए तो ना आप मेरे होस्ट हैं, ना मैं आपका गेस्ट हूँ। मैं आपकी, यूँ समझिए कि, बल्कि यूँ नहीं समझे, मैं आपकी सबकॉन्शियस का मैनिफेस्टेशन हूँ। आई नो आपके लिए मुश्किल होगा समझना, इंग्लिश बहुत 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 मुश्किल है ये वाली। ये मैं आपने क्या बोला है सबकॉन्शियसनेस? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी सबकॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन हूँ। यानी कि सीधे अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ, मैं आपका ज़मीर हूँ। और मेरी बात याद रखना, ये मैं लफाजी बात नहीं कर रहा। 50 साल बाद आप और मैं किसी पहाड़ी के चोटी के ऊपर खड़े होकर गंदे काम को साफ़ कर रहे होंगे। तो जो हमारी सोसाइटी का गंद है, हम साफ़ करेंगे सोसाइटी के गंद को। सर मैं 42 साल का हूँ, 50 साल बाद मैं 92 की एज में कहाँ पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर लोगों का गन साफ करता रहूँगा? आप 92 की एज में, मैं अभी से आपको बता दूँ, आपकी जो शरारतें अभी हैं, अधेड़ उम्र में, आने वाले 100 साल, 50 साल बाद ये और तेज़ हो जाएँगी। सर ये 50 साल की क्या रट लगाई होती है? आपने आपकी जो वीडियो उठा के देख लें, 50 साल बाद मैं रो रहा हूँगा, 50 साल बाद नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी, 50 साल बाद सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। ये 50 साल के साथ आपका ऑब्सेशन क्या है? असल में यही आपकी गलती है, आपकी गलती ये है कि आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप असल में नॉर्मल आदमी हो, आप सतही तौर पे देख रहे हो। बट मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ, मैं माइक्रो लेवल पे जाके देख रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे। आप को यू वोंट बिलीव कि मैंने उस दिन माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर मैंने कीड़ी देखी है, उसका इतना बड़ा मुँह मुझे आया। आपका मुँह डबल कर लो, उससे एक कीड़ी का मुँह बनता है, इतना बड़ा मुँह, आपको यू हैव नो आइडिया। और सिर्फ़ ये बात नहीं कि उसका मुँह बड़ा है, उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी बड़े हैं। और आप इमेजिन करें कि जब कीड़ी आपके बदन पे चल रही हो और आपको पता नहीं अनजाने में उसका और बॉडी का कौन-कौन सा पार्ट आपके बॉडी के साथ लग रहा हो, तो रगड़ रहा हो। तो माइक्रो लेवल पे चीज़ें हैं। 3 व्यू होते हैं दुनिया में, आप याद रखना है, 3 व्यू हैं। सर पहला क्या व्यू है? पहला व्यू, अगर आप 10th फ्लोर पे रहते हो, आपने खिड़की खोली, आपको एक अच्छा-सा व्यू नज़र आएगा। एक व्यू ये है, एक वार्म व्यू है, जो कीड़ा है ज़मीन के ऊपर चलने वाला, जो रेंगता है, ऐसे रेंगता है कीड़ा, उसका व्यू है, वो एक हद तक होता है। एक बर्ड आई व्यू है, बर्ड आई व्यू में आपको पूरा अंडा शेप पे फिश आई व्यू जैसे होता है।
आप वैसे चीज़ों को देखते हो। और एक व्यू वो होता है जिसमें आपको व्यू ही नहीं होता। सर 3 व्यू थे, ये चौथा कहाँ से आ गया? मैं चौथा इसलिए मैंने ऐड किया कि ये व्यू एग्ज़िस्ट करता है। ये व्यू वो व्यू है जो व्यू है ही नहीं। ये वो व्यू है। आपको आपको यू हैव नो आइडिया। ये कहाँ होता है? ये आप जिस इलाके में बिजली इज्तिमाई जिन्होंने बिल नहीं भरे होते, उस इलाके की पूरी बिजली अगर कट जाए, वो पूरा इलाका डार्क तारीकी में डूब जाता है, तारीकी में। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ हमारी नौजवान नस्ल 50 साल बाद ये नस्ल मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत ख़तरनाक हद तक ये इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें आज यूट्यूब पे आपका 4 साल का बच्चा यूट्यूब पे तमन्ना भाटिया का वो आजकल वो गाना आया हुआ है बड़ा, वो बड़ा मशहूर है, वायरल चल रहा है वो गाना। आज की रात। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, उस पे आपका 4 साल का बच्चा झूमता है, उस म्यूज़िक पे फ़ैसिनेट हो रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखें उसी बच्चे का बाप आपको नूरा फ़तेही की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये है डिफ़रेंस। ये किसने देखना है? आपने और मैंने देखना है। आपने और मैंने ठीक करना है इसको। क्या? आईक्यू लेवल आपका जब से इंटरनेट आया, आईक्यू लेवल आपका बच्चे समेत गटर के अंदर गिरा हुआ है। उस बच्चे को किसने निकालना है? किसने निकालना है? उस बच्चे को आपने निकालना है या फिर आपने निकालना है? क्योंकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मैं बोल के थक गया हूँ। एक लेवल होता है बोलने का, एक लिमिट होती सर है। आपकी लिमिट समझ गया मैं कि आपकी एक लिमिट है। आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए? हमने गटर से उस बच्चे को निकाल लिया, मैंने और मेरे मुआशरे ने। आपने क्या किया? अच्छा, या नाउ यू आर क्वेश्चनिंग मी कि मैं माशरे पे क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या करना है? तो आप मुझे ये बताएँ कि उस बच्चे से और उसके बाप से तमन्ना भाटिया को किसने बचाना है? वो किसने बचाना है? मैंने बचाना है। आपको ये शायद नज़र नहीं आ रहा। मैं उसको बचाने की ताक में बैठा हुआ हूँ। मैं सिर्फ़ मौके की तलाश में हूँ, सिर्फ़ एक मौका। आप कहाँ बैठे हुए हैं? आपका मुआशरा, आपको सोसाइटी की नॉर्म्स नहीं पता। आप कहाँ मुआशरा आपका किधर लेके आप उसको लेके जा रहे हो? आजकल के बच्चों को देखो, आजकल के बच्चे किसी की अपने बड़े की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। एक हमारा दौर हुआ करता था, हमारे दौर में हम क्रिकेट खेलते थे, जैसे कोई मोहल्ले का बड़ा बुजुर्ग बारिश आता था, हम लोग डर के इज़्ज़त से हम लोग अपने बैट और वो विकेटें उठा के भाग जाते थे। ये होता था, इज़्ज़त इस तरह हम करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, क्रिकेट खेल रहे हो और कोई बड़ा आ जाए, वो वहाँ से भागते हैं, वो बॉदर ही नहीं करते। ये आपका माशरे ने बच्चों को ये बना दिया है। बच्चे एकदम बदतमीज़ हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आजकल के बच्चे भी भाग जाएँ विकेटें उठा के? नहीं यार, आप मुझे बारी तो दो ना, मैंने 2 कैच पकड़े हैं, 2 कैच। मुझे आप बारी तो दो। आपको बच्चों से ये गिला है कि उन्होंने आपको बारी नहीं दी। आजकल के बच्चे मैं समझता हूँ कि बहुत ये आपकी आपकी जेनज़ी को ये जो आपने दे दिया है ना उनके हाथ में मोबाइल, ये दज्जाल जो आपने दे दिया है 3 आँखों वाला या 1 आँख वाला, ये इस फ़साद की जड़ है। इतनी ख़तरनाक हद तक वो बुराई की तरफ जा रहे हैं। मैं 50 साल इसीलिए रो रहा हूँ, 50 साल बाद मैं तो कोई और सूरत देख रहा हूँ बच्चों की, कहीं और इनको देख रहा हूँ मैं। ये आपने और मैंने अब तक अगर नहीं उठे, तो हम बड़ा पछताएँगे। हम अपने आप को माफ़ कर मैं आप अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। मैं कम से कम अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। असर नहीं बर्बाद होती। देखें इसी तरह होता है। हमारे बड़े हमसे शिकायत रखते थे, हम अगली नस्ल से शिकायत रखते हैं और इनके मोबाइल पकड़ने से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जब जवान थे, आप कोई वीसीआर देखते होंगे, रिसाले पढ़ते होंगे जिनसे आपके वालिदैन या आपके बड़े आपको मना करते होंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे वो तंग होते होंगे कि ये बच्चा ये काम ना करे। तो हर दौर में इस तरह चलता रहता है। आप क्यों इतने ज़्यादा जो है चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि अब तो तबाही और बर्बादी ही अगली नस्ल का मुकद्दर है। देखिए, कल को पिछली नस्ल ने जो काम किए थे, वो अगली नस्ल कर रही होगी। और सर मैं तो समझता हूँ कि ये एक इर्तिकाई अमल है, जहाँ कल हमारे वालिदैन खड़े थे, आज वहाँ हम खड़े हैं। और इसी तरह कल ये वाली जनरेशन जिसका आप इतना रोना-पिटना कर रहे हैं, ये आके इधर खड़ी हो जाएगी और हमसे बेहतर हालत में होगी। तो आप इतनी पेन ना लें, मेहरबानी फ़रमाएँ इतनी ज़्यादा पेन ना लें। मुझे लग रहा है आप पेन की बात करके ना मुझे ये आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेन आपको लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। पेन के बगैर मैं आपको लिटरली आई एम टेलिंग यू कि हम बहुत बर्बादी की तरफ ये नस्ल लेके जा रहे हैं। आपने और मैंने और जो करता धरता है हमने अगर कुछ नहीं किया तो मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप समझ नहीं रहे बात को, आप बात को समझ नहीं रहे। 50 साल बाद आपका गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा, आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान। क्यों सर? आपको इस चीज़ का नहीं होगा एहसास, लेकिन मुझे है। मैं पेन रखता हूँ, मैं इसलिए पेन ले रहा हूँ। नौजवान नस्ल जेन ज़ी का आपको अंदाज़ा नहीं जेन ज़ी कितनी ख़तरनाक नस्ल है। उस दिन में से किसी जेन ज़ी ने सवाल किया, अपने वालों उसने होशियारी की है। उसने मुझसे पूछा है कि जी ये बताएं कि
और दूसरे की बीवी के पैर दबा सकते हैं? उसने आपसे पूछा कि क्या मैं दूसरे की बीवी के पैर दबा सकता हूँ? ये सवाल उसने मुझसे किया है कि आप बताएं दूसरे की बीवी के पैर दबा सकते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा बिल्कुल दबा सकते हैं आप अपने वालिद की बीवी के पैर दबा सकते हैं। हाँ, जवाब तो मज़े का दिया आपने। ये जेन ज़ी है, बहुत ख़तरनाक नस्ल है ये। इसको दे आर ऑन रॉन्ग पाथ, दे आर नॉट ऑन राइट पाथ। ये गलत जगह जा रहे हैं। सर जेन-ज़ी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? जेन ज़ी को आप जानते नहीं, जेन ज़ी कितनी ख़तरनाक है और शैतान इनसे इजी लोड करवाता है। कहाँ बैठे हुए हैं आप? आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये मामलात आपको पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि सर आपका मुझे जेन ज़ी मुझे क्या करने जा रहा है। जो मुझे चीज़ लगती है वो ये है कि मुझे लगता है कि एक जनरेशन गैप है जो आपको तंग कर रहा है कि नई नस्ल के जो बच्चे हैं वो इतने ब्रिलियंट क्यों हैं? ऑल्दो कि शायद उनकी डायरेक्शन थोड़ी-सी दाएँ-बाएँ नो है। नो आपका सवाल ही गलत। आई एम नॉट जेलस ऑफ देम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठीक है, इतनी नॉलेज होने के बाद, इतना अच्छा आईक्यू होने के बाद आप लोग रॉन्ग पाथ पे हो। जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप वो कर नहीं रहे, करना क्या है? आप गलत कर रहे हैं। क्या करना है? मैं आपको इस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, आप उस तरफ जा रहे हैं। सर क्यों किस तरफ आप किस तरफ लेके जाना यही मेरा पॉइंट है कि ये इसी सवाल की तलाश में मैं निकला हूँ कि हमने आखिर जाना किधर है, ये सवाल। मतलब आपको नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है? अभी बेशक नहीं पता, लेकिन 50 साल मेरे पास हैं और ये बहुत बड़ा वक्त होता है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है। इसमें हमें पता चलना है कि हमने इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन जहाँ मैं आपकी जेन-ज़ी को लेके जाना चाह रहा हूँ, ये उस तरफ नहीं जा रही, ये इधर जा रही है, मैं उधर जा रहा हूँ। ये फ़र्क है, ये छोटा सा एक फ़र्क है बस। ये हम सिर्फ समझ लें, आपके मामला ठीक हो सकते हैं। आपके मुल्क में आपकी ओहदों के हिसाब से आप मतलब खाना किसने बांटना है, अखबार किसने पढ़ना है, वहाँ से हुक्म किसने देना है, इलाज किसने करना है और एक जंग बात पे बताएं किसने जाना सर है, एक बात बताएं अगेन सवाल फिर वही सहाफ़त किसने करनी है, ये पूरा एक सिस्टम है। सर मुझे एक सवाल का जवाब दें आपको ये जिम्मेदारी किसने दी कि मुआशरे को सही सिमत पे आपने लेके जाना है? और यार लेनी पड़ती है, अगर आप नहीं लोगे कोई और ले लेगा, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। किसी ना किसी को ये बीड़ा तो उठाना चाहिए था ना, उठाना पड़ता और उठाना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बैट्समैन थे और शायद 99.9 की एवरेज से उन्होंने टेस्ट खेले। मैं आपके लिए नहीं, जेन-ज़ी के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। डॉन ब्रैडमैन वहाँ पे क्रिकेट खेलता था और फिर पाकिस्तान में आके वो ब्रेड भी बनाता था। ये उसका लेवल था मेहनत का। डॉन ब्रेडमैन ब्रेड बनाते थे? जी, कौन सी ब्रेड? डॉन ब्रेड आपकी मशहूर ब्रेड है। ब्रेड बनाता था वो। सर डॉन ब्रेडमैन जो थे वो DON वाले डॉन ब्रेडमैन थे और जो ये पाकिस्तान वाली ब्रेड है ये DAWN वाली यानी सुबह सादिक वाली हाँ, तो डॉन। फिर अच्छी बात है, आपने कंफर्म कर दिया ना। आपकी बात तो ठीक हो गई। डॉन था, चलो लेट्स सपोज वो आपके अकॉर्डिंगली वो अगर डॉन था, तो डॉन तो टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठ के असले के साथ जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने नहीं गुजारी। उसने अपनी लाइफ क्या की, ऐसे गुजारी कि उसने ब्रेड बनाई है और जाके क्रिकेट भी खेली है। ये फ़र्क है आपके माशरे के फ़र्द में और उनके माशरे के फ़र्द में। मैं कसम से यहाँ पे इतना समझा के मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आती। गोरे को मैं 15 मिनट समझाता हूँ, वो मेरी सारी बात समझ जाता है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों है आप लोगों के अंदर इतनी सुस्ती और इतनी आपका कुंद ज़हन क्यों है? अब देखें, ज़िम्मेदारी की डेफ़िनेशन मैं आपको बताऊँ, ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐसी होनी चाहिए कि हर एक बंदे को एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, तब आपका माशरा, आपकी सोसाइटी सही सिमत की तरफ जाएगी। लेट्स सपोज़ मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, आपके माशरे का एक फ़र्द है जिसको पुलिस कहते हैं, एक पुलिस वाला है, उसके माइंड में सिर्फ यही है कि मैंने यार या तो चोर को पकड़ना है या मैंने डकैती रोकनी है। अब उसकी लेट्स सपोज़ कनाल पे ड्यूटी लग जाती है, तो कनाल पे बैंक तो है नहीं, क्योंकि कनाल इटसेल्फ बैंक है, वहाँ पे कोई चोर भी नहीं होगा जिसको उससे पकड़ना है। लेकिन उसी तरह ये जो ज़िम्मेदारी जिस तरह ये निभा रहा है, उसी तरह रोज़ ज़िम्मेदारी उसको निभानी है। कनाल पे जो दूसरी हरकत होती हैं, आपने गौर किया होगा कि कनाल पे डीलिंग्स भी हो रही होती हैं। उन डीलिंग्स को किसने जाके रोकना है? चलो आप हाथ से नहीं रोक सकते, आप सिर्फ ये कह सकते हो, ओए वो त्रा निकल जाएगा, उनका डीलिंग उनकी मिस हो जाएगी, वो उधर से भाग जाएगा घबरा के। तो ये आपको रोकना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब एक लड़का है, नौजवान है, उसके सामने कोई गलत काम हो रहा है, वो उसको इग्नोर करके चला जाता है, हालांकि उसको या तो फिर वो नौजवान उस काम में खुद शामिल हो जाए या फिर उसको रोके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम अपने अंदर अपने हिसाब से नहीं लेंगे, आपका माशरा सही सिमत की तरफ जाएगा ही नहीं। ये आप, आई एम टेलिंग यू, 50 साल बाद बहुत बुरा होने वाला है। 50 साल बाद मैं आपको और अपने आप को पहाड़ी की चोटी पे खड़ा होकर गंदा काम साफ करते हुए देख रहा हूँ।
सर मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल बाद मैं तो नहीं जाऊँगा आपके साथ कोई भी गन साफ करने। आप आई एम टेलिंग यू, आप चाहें या इस चीज़ को ना चाहें या आप इससे रूगर्दानी करें, आप नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, अपने आप को आपको गंदा करना पड़ेगा। पहाड़ की चोटी पे आप मेरे साथ जाना पड़ेगा, मैं आपको ले जाऊँगा, आप मुझे ले जाएँगे, वहीं पे हम आप जो है वो गंद साफ़ करते हुए मैं आपको आई एम टेलिंग यू 50 साल बाद ये जो अभी देख रहे हैं पॉडकास्ट शायद 50 साल बाद भी चले। आई एम टेलिंग यू, ये मैं लिख दिया, मैंने बोल दिया। सर मैंने एक चीज़ नोट किया, आप टीवी चैनल्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए अजीबो-गरीब बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ आप सोसाइटी के बड़े बनते हैं कि जिसने सोसाइटी को ठीक करना है, दूसरी तरफ आप साइंस और मज़हब के ऊपर जो है वो तबाज़माई कर रहे होते हैं। करना क्या चाहते हैं आप? सच्ची बात तो ये है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझी है तो मैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली उसके मैं चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें अकॉर्डिंगली अपनी सही सिमत की तरफ जाएँ। और दूसरी बात ये, अगर देखें मैं किसी टीवी चैनल पे बैठ के ब्लैक होल की बात कर देता हूँ तो आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या इस ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता? सर करते होंगे, मुझे ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। करता है। ब्लैक होल किसने दरियाफ्त किया था? मुझे नहीं पता। ब्लैक होल हमारे मोहल्ले में सलीम नामी आदमी ने दरियाफ्त किया था। वो ब्लैक होल होता तो वो मैन होल है जिसके अंदर वो गिरा था। हुँ। आपको अगर याद हो, स्टीफन हॉकिंग का असल नाम सलीम है और ये उसकी थ्योरी है, वो अपनी जो उसकी वो चेयर थी टायरों वाली, उस समय तो उसके अंदर गिरा है मैन होल, वहाँ से उसने दरियाफ्त किया और फिर उसके बाद उसको पता चला है ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करता है। एक और ब्लैक होल है दुनिया में, तो मैन होल है ना जो आपके अर्थ के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। एक मैन होल आपका जिसे ब्लैक होल कहते हैं वो आपकी उसके अंदर है, खला के अंदर है। सर ये आप क्या से क्या एक मिनट, प्रॉपर आप खांसते हुए मुंह पे हाथ रखें, मुंह पे प्रॉपर ये ना करें, ये पूरा ये इस तरह आएगा। ये आप अगर नहीं करेंगे आप ब्लैक होल खुल जाएगा। ब्लैक होल इससे खांसी पे अगर मुंह पे हाथ में रखेंगे ब्लैक होल खुलता है ऐसे। कैसे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपको ये पता भी नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, पीएमए में एक टेस्ट भी होता है मेडिकल, अगर चेक करें ना वो आपको थोड़ा सा झुकाते हैं, बोलते हैं खांसो, उससे वो टेस्ट पास करना पड़ता है। वैसे मतलब ये है ब्लैक होल ऐसे खांसते वक्त हमेशा हाथ रखें। छींक जब आपको आती है उसको आप ये समझते हैं ना, आपको ये सिखाया हुआ कोई याद कर रहा है, नहीं, छींक आती है ब्लैक होल खुल जाता है क्योंकि आपकी जो शुआएं हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं उसके साथ। उस बंदे से? उस बंदे से नहीं, उस ब्लैक होल से जुड़ी हुई हैं। ब्लैक होल में आप देखें स्टीफन हॉकिंग जो ब्लैक होल जिसे फाउंड किया था, जो फाउंडर था, वो ब्लैक होल के अंदर है। अभी भी है? तो चीखें मार रहा है, बचाओ मैं ब्लैक होल में फंसा हूँ, लेकिन उसको निकाल नहीं सकता। ब्लैक होल वो चीज़ है जिसमें एक चीज़ चली गई एक दफ़ा, वो निकलती नहीं, बिल्कुल निकल नहीं सकती। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ 50 साल बाद आप मेरी ये बातें याद करके सर अपना पीटोगे यार, ये कोई था बंदा जो बोलता था। अच्छा, दूसरा है कि आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं, इसका नहीं पता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असल में गोरे ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताई हुई है, उसने असल में तो गोरे ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपका एक रिश्तेदार यहाँ खड़ा है, एक रिश्तेदार यहाँ खड़ा है, ये आप खड़े हुए हो लेकिन आप टेंशन में हो, आपके ऊपर बिजली का बिल है, रेंट का है, बच्चों की फ़ीस है, दवा दारू है, बीमारी है, ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहन की शादी है। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं परेशान आप कर रहा हूँ। टेंशन में, परेशानी में हैं। अब ये दोनों खड़े हुए आपको देख रहे हैं, आप इन दोनों को नहीं देख पा रहे। किस चक्कर में देख पा रहे? आप अपने मसाइल के अंदर घिरे हुए हो, आपको ये नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यार ये तो मगरूर हो गया है, ये तो बात ही नहीं करता, इसके पास पैसा बड़ा आ गया है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये तो हमें भाव ही नहीं दे रहा। सही मायनों में अगर ये पूछा जाए, मतलब उसकी बहन की शादी का टेंशन है उसको, उसकी माँ बीमार है, उसका रेंट देना है, ये सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, इसलिए ये कैरेक्टर इन दोनों रिश्तेदारों को नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा। सर आपके ख्याल में ये थ्योरी ऑफ और एक्सप्लेन करने दो ना मुझे यार, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुनो। ये रिश्तेदार आपको बता दिया, एक रिश्तेदार ये, एक रिश्तेदार ये है। और बीच में नहीं, आप चले गए, अब आप यहाँ है ही नहीं, आप अपने मामला सेट करने चले गए। अब ये दोनों आपके बारे में गीबत करेंगे, आपके बारे में बुराइयाँ शुरू कर देंगे कि यार वो तो ऐसा होता है। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपको गोरे ने सही समझाई नहीं है, मैंने आपको अभी खुल के समझा दी है। रिलेटिविटी थ्योरी क्या है? ये साइंटिफिक थ्योरी है यार रिश्तेदारी से बड़ी साइंस हो क्या सकती है? और मुझे ये बताओ ना, इससे बड़ी और साइंस क्या हो सकती है? ये आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दी है, क्लियर करके आपको बता दिया है। और फिर आप दूसरी तरफ आएँ, आपके माशरे का नौजवान, आपके माशरे का बच्चा
उसकी चॉइसेस गलत हैं, उसकी चॉइस रॉन्ग है। आप ये देखो आज का बच्चा, उसकी उसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो किसको पसंद करता है, के पॉप के बीटीएस को लाइक करता है। ये गलती किसकी है? आपकी और मेरी गलती है, माँ बाप की गलती है जो उनको पसंद करने दे रहे हैं। उनकी पसंद होनी चाहिए। कौन कौन पसंद करेगा? उनको पसंद करना चाहिए आमिर सलीम, उनको पसंद करना चाहिए सलीम जावेद, हसन जहांगीर, उसको सुनना चाहिए, उसके म्यूज़िक को लाइक करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वो के पॉप देख रहे हैं, के पॉप। ये आपका काम है, उसको किसने रोकना है? आपने और मैंने रोकना है, आपने और मैंने, और किसी काम नहीं है। ड्यूटी आपकी और मेरी है। सर मुझे आपसे एक मसला है, और वो मसला ये है कि आपको इस नस्ल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसला है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको इतनी शिकायत क्यों है उनसे? मुझे देखें, आप गलत बात कर रहे हैं। आप सवाल जो आपने किया है, ये असल में बुनियादी तौर पे आपके सवाल ही गलत है। बच्चों से मेरा मसला कोई नहीं है। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जिस सिमत की तरफ जा रहे हैं वो गलत है। बच्चों को एट्रीब्यूट्स किसने देने हैं? बच्चों को स्किल किसने देनी है? बच्चों को नॉलेज किसने देनी है? आपने और मैंने देनी है। आप तो चलिए छोड़े, मैंने देनी है, लेकिन मेरा भी मूड अब वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि मैं थक चुका हूँ कर करके। लेकिन आने वाले 50 साल बाद मैं देख रहा हूँ बच्चे, ये नस्ल बर्बाद हो सर रही है। पेरेंट्स कुछ नहीं सिखाते अपने बच्चों को? और पेरेंट्स को छोड़ें यार, पेरेंट्स से मैं परेशान हूँ। पेरेंट्स ने क्या सिखाया बच्चों को? पेरेंट्स ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये सिखाया कि तू मेरा दोस्त है, बिल्ली का गोश्त है। ये थोड़ी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये सही नहीं सिखानी। आपने आज के दौर के हिसाब से उनको चलाना है। आपको मैं एक और जेंजी की बात बताऊँ, आपके पैर से ज़मीन निकल जाए, इतनी तेज़ है जेंजी, आपको पता ही नहीं है। उस दिन मेरे पास एक बच्चा आया जेंजी, मुझे यहाँ हाथ रख के बोलता है, अंकल बताएं ये रास्ता किधर जाता है? लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसने ये मेरे सवाल पूछा है, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। यार ये इसने पूछा कैसे? उसकी हिम्मत उसको किसने दी है? कैसे उसकी अंदर ये हिम्मत आई है? ये इतने ऐसे ऐसे इतने बड़े आदमी से वो पूछ रहा है आगे, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? और मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा ये बेटा यहाँ से राइट ले लो फिर लेफ़्ट ले लो। ये मैंने उसको टाला है। तो टैकल करना आना भी चाहिए जेनज़ी को। और जेनज़ी को मैं आपको बताऊँ, जेनज़ी को जितना जितना मैं समझ सकता हूँ कोई नहीं समझेगा। जेनज़ी की रग रग मुझे पता है। किस मोहल्ले का बच्चा किस टाइम पे किस जगह क्या कर रहा होता है वो सब जानता हूँ मैं, मुझे पता। आमिर भाई मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कार्टून्स हैं, आप हर चीज़ के खिलाफ हैं। देखिए, मैं आपको आपको बताऊँ, आपको आपको ये लगता है कि मैं इनके खिलाफ हो जाता हूँ, लेकिन खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर कोई चीज़ अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको प्रॉपर मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बता रहा होता हूँ। मैं वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा होता, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा होता हूँ चीज़ें। वो गुलामी सिखाते हैं, ये कार्टून देख लें, कार्टून के मैं खिलाफ हूँ। उसमें गैर मादी चीज़ें आपके बच्चे को दिखाई जा रही हैं, रंग-बिरंगी, ये कलर, ये वो टोन। अब स्पॉन्ज बॉब है, स्पॉन्ज बॉब, बच्चे सवाल करते हैं कि स्पॉन्ज बॉब रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं? हालाँकि नहीं करता। बिल्ली चूहे के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है, वो रियल लाइफ़ में बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है। उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि वो चूहा बिल्ली से खाया नहीं जा रहा, बिल्ली खा नहीं रही, क्यों नहीं खा रही? ये टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं। हाँ, और इस सबसे बड़ी बात ये, उस कार्टून के अंदर वो अम्मा जो दिखाते हैं वो इधर तक दिखाते हैं, मुँह उसका दिखाते ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे मुझे लगता है बहुत बड़ी, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्या कॉन्स्पिरेसी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी है। ये मैं आपको बता दूँ। आप ये देखो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। एक नौजवान लड़का अपने माँ-बाप के पैसे का इतना आखिरी साल में वो एक थड़े पे बैठ के, लड़का-लड़की दोनों गरम थड़े पे बैठ के ठंडी-ठंडी बातें कर रहे होते हैं। हासिल उसूल क्या है? हासिल उसूल ये है कि उन्होंने जाके मुआशरे में निकलना है और जॉब करनी है। इसीलिए इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैंने इसीलिए सोचा था कि करियाने का बिज़नेस मैंने करना है। मैं आज करियाने का बिज़नेस करता हूँ। एक करियाना स्टोर आपका होना चाहिए, बाकी आप 100 चीज़ें करें। लिटरली आई एम टेलिंग यू, करियाना अगर आपने नहीं खोलना, नौजवान नस्ल जेन ज़ी भी सुन रही है मुझे, अगर आपने करियाना नहीं खोलना तो आप साइंसदान बन जाएँ। साइंस ज़रूरत है वक्त की। बिल्कुल, मैं उसके हक़ में हूँ। आप साइंस को पसंद करते हैं, मतलब एटलीस्ट एक चीज़ साबित हुई कि आपको साइंस पसंद है। मेरा तो ओढ़ना बिछोड़ना साइंस है, मैं क्यों नहीं पसंद करूँगा? अच्छा चलें, आप साइंस की इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वक्त क्या है? 7:30 बज रहे हैं। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था वक्त का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्त क्या चीज़ है? अच्छा, वो आप अगर सवाल कर रहे हैं तो वक़्त का मैं आपको बताऊँ कि वक़्त एक्चुअली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। इसका वजूद ही नहीं है। आप और मैं अभी जो बैठे हुए हैं, ये एग्ज़िस्ट करता है।
आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं, वक्त एग्जिस्ट नहीं तो करता। हम किसी टाइम के अंदर नहीं है। हम टाइम के अंदर नहीं हैं, हम अपनी औकात से बाहर हैं। हम औकात उस प्रीमिसेस में हम नहीं हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ कि वक्त तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप उस लड़के को देख लो, रणवीर कपूर, उसने कहा था ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम नहीं आता। ये टाइम, क्या इशारा किया आपने? मैं कह रहा हूँ ये घड़ी दिखाई है, टाइम है ही नहीं, क्योंकि टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप गलत थ्योरी पे, गलत फिलॉसफी पे चल रहे हो, गलत फिलॉसफी आपकी गलत है, और आपको शायद कोई आपको समझाने वाला नहीं है, इस वजह से आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। मुझे ये बताइए, आप बात-बात पे गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप इतने एग्रेसिव क्यों हैं? यू हैव नो आइडिया कि 25 करोड़ लोगों की गलतियों का बोझ है मेरे कांधों पे। आपके कंधों पे? जी जनाब, इसलिए मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ ऑफ होता है। मूड स्विंग्स का इशू मेरे साथ रहता है। आपको मिसाल देता हूँ, आपने स्पाइडरमैन की मूवी देखी होगी। सर कौन से वाला पार्ट? वो यार, वो आपने देखी होगी जिसमें ट्रेन रोकता है एक हाथ से, ये करके चले, हाँ, वो रोक ट्रेन के लेता है। आगे खड़ा होके पूरा हाँ, बोझ पूरा उसके जिस्म उसका खिंच जाता है। खिंच जाता है, इतना इतना पावर होता है उसमें, मतलब इतना वजन होता है। फिर दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, सुपरमैन की आप मूवी देखी होगी। सुपरमैन की मूवी में जो नोज डाइव हो रहा होता है जहाज, जी, जी, वो नोज जो जहाज़। बना होता है ना गंदा सा उसका शेप, वो अपना जहाज का, वो सुपरमैन रोकता है, और जितना बोझ उस पे पड़ता है, जितना प्रेशर उसके पड़ता है, आपको अंदाज़ा नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रेशर अपने कांधों पे लेके, ये वो प्रेशर है आम बंदा ले नहीं सकता, जितना बोझ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपके ऊपर, आपके कांधों पे इतना बोझ हो आपकी पॉटी निकल जाए, आई एम टेलिंग यू, आपकी पॉटी निकल जाए, इतना बोझ अगर आप उठाएं। पेन लेता हूँ लोगों का, 25-26 करोड़ लोगों का पेन है मेरे कंधों पे। कांधों पे, मेरे वजन है। ऐसे नहीं मैं बातें करता। आई एम रियली कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, आई एम रियली कंसर्न अबाउट माई नेशन, आई एम रियली कंसर्न। आपको इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे परवाह है इसकी। सर प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। इख्तिताम, ये आपने आपने जो बात की, इख्तिताम तब होगा जब आगाज़ होगा। आगाज़ आपका हुआ ही नहीं, तो इख्तिताम अभी अभी कैसे इख्तिताम आ सकता है? आगाज़ रहना बाकी है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। एक 50-50 का रेशियो होगा इस मुल्क में। आपके साथ लोग आके सेल्फीज़ बनाते हैं? और आपको जो लगता है ना वो सेल्फियाँ बनाते हैं, वो सेल्फी नहीं बनाते। उसमें से बहुत सारे तो जेब कुतरे मुझे मिले हैं। मेरे साथ 2-3 दफ़ा हाथ हुआ है। मेरा पासपोर्ट तक निकाल के लेकर, और मैं बैठा हूँ, मैं सेमिनार में जाना था। इंग्लैंड के लिए मैं बैठा हुआ था, इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड नहीं जा सका मैं। सिर्फ़ किसकी वजह से? एक सेल्फ़ी के क्रेज़ की वजह से। सेल्फ़ी मुझे नहीं पता, ये सेल्फ़ी का मफ़हूम मैं आपको बताऊँ, इसकी डेफ़िनेशन क्या है सेल्फ़ी की? सेल्फ़ी इटसेल्फ़, इंसान खुद को ढूँढ रहा है जो गुम गया है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के हरकुलिस को उठा के देख लें, हरकुलिस की कोई सेल्फ़ी नहीं है। जो बंदा गुमनाम है वो बेचारा सेल्फ़ियाँ लेता रह जाता है, और जो नाम वाला है वो सेल्फ़ी नहीं लेता। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन योर गुमनाम आदमी और एक वो आदमी जो सेल्फ़ी है, सेल्फ़िश है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टेलिंग यू द ट्रुथ। ये है डेफिनेशन ऑफ वर्कaholic। आई गेस कोई हो ही नहीं सकता इसके अंदर। ये इसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मुतरादिफ जाती है बात। सेल्फी का क्रेज़ जो है इंसान को जो है वो साइकोटिक इश्यूज होते हैं उसको। किसी चीज़ का गिला बाकी है? कोई चीज़ जो करनी थी नहीं हो सकी? एक बात है, यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानी मर्द को कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से मेरे मुल्क का 95% मर्द जाहिल है। सर यही बात आपने पहले ख़वातीन के बारे में की थी पाकिस्तानी। वो मैनिपुलेट किया गया है, मैंने 94% कहा था, वो 95 उन्होंने बताया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मर्द का जाहिल होना उसकी एक बहुत बड़ी दलील है, जो मैं आपको भी दूंगा। अब मर्द जाहिल है, और मर्द जाहिल क्यों है ये आप बताएंगे। पाकिस्तान का 95% जो मैस्कुलिन मर्द है, वो अपने बेगम से मोबाइल छुपाने में नाकाम रहा है, पासवर्ड छुपाने में नाकाम रहा है। अब मैं इसका कसूरवार ख़ुद को भी समझता हूँ, ख़ुद को भी मैं इसीलिए दस बदस्ता मैं सिर्फ माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ मैं पाकिस्तान के मर्द से। आप लोगों को ये सिखाते हैं कि फ़ोन का पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? काश मैं सिखा पाता, लेकिन मैंने देर कर दी। मुझे इनको तैयार करना चाहिए था, मैंने इनको तैयार नहीं किया। मुझे तैयार करना चाहिए था। आई एम रिग्रेटिंग इट। अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात का।
अब 50 साल बाद मैं देख रहा हूँ मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं, आपकी नस्ल जो है वो ख़राब होने जा रही है। आप 50% नस्ल ख़राब हो रही है, नस्ल ख़राब होने जा रही है और एक दिन आप और मैं पहाड़ के टीले पे खड़े होके गंदे काम साफ़ कर रहे होंगे। क्यों करूँगा आपके साथ खड़े होके गंदे काम साफ क्यों करूँगा? नहीं, अब ये छोड़े ना, ज़ाहिरी तौर पे आप इनकार कर रहे हैं, आई कैन सी। ज़ाहिरी तौर पे आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप मान गए हैं इस बात को। आई हैव नोटिस्ड। सो आपने और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और देखने वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमने अपने माशरे का नौजवान किस सिमत में डालना है। वो सिमत हमें सिर्फ ढूंढनी है, वो सिमत। दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, दो चीज़ें याद रखना। एक तो नया फ़ोन, उसमें सिम डालना, और नौजवान को सही सिमत डालना। ये दो चीज़ें बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, वो क्या सर? ये भी करके दिखाएंगे। कोई माई का लाल अगर है, वो अपने ज़बान से अपने नाक को टच करके दिखाया नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, टेलिंग यू, लिख के देता हूँ आपको। आमिर भाई प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे, आप लोगों की किसी बात को ठीक नहीं मान रहे, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आप जाने नहीं दे रहे। नहीं तो हो गया ना, ख़त्म हो गया, फॉर क्राइंग आउट लाउड। मैं एक किस्म का, आपने ख़त्म कर दिया ना, बस ख़त्म हो गई बात। इस पे कोई दूसरी राय तो बात हो नहीं सकती ना। अब आप लें, अपनी इजाज़त लें दोस्त देखने नहीं, वालों से। आप ही खत्म कर नहीं, अब मैं नहीं, आप ख़त्म करें, मैं क्यों ख़त्म करूँ? शो आपका है, मेरा नहीं है। आपका शो है, आप ख़त्म आप तो करो, कह मैं रहे थे क्यों हम करूँ? गेस्ट ही नहीं है, आप मैं होस्ट ही नहीं आपकी है। मैनिफेस्टेशन हूँ, मैं आपका ज़मीर हूँ। ये मैं आपको शुरू में बताया, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि मैं आपका ज़मीर हूँ। और आपने ये भी बता दिया था कि आप मुर्दा हैं, और आप मुर्दा होने के बावजूद मुझे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने कहा, ऐसी बात की थी, आप सीरियस ले गए उसको। नाज़रीन, ये तो थे आमिर नदीम, जिनके साथ हमारी ये नशिस्त जैसी भी रही आपको पता चल जाएगा और आप हमें बता देंगे। प्रोग्राम अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हम जब भी कोई नई वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं तो वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए बेल आइकन को दबाना भी ज़रूरी है। आपकी मोहब्बतें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें अपनी मोहब्बतें देते रहिए। जहाँ कहीं गलती हो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सर भाई जाते जाते कोई टिप भी दे दें। देखो, आपने टिप अगर मांग ली मुझसे, आपने सिर्फ ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी, जो विच आई एम गोना टेल यू। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कभी नहीं भूलना। आपके पास अगर कोई भी बच्चा है और यहाँ पे हाथ रख के आपसे सवाल करे कि जी ये रास्ता कहाँ जाता है, आपने जवाब नहीं देना, जवाब बिल्कुल नहीं देना, चुप रहना।